हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और 11th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री आज हम पढ़ेंगे। और इसमें हमने पिछली बार यहाँ चीन की महान दीवार ये सब चीजें करीब कर ली थी। नया चैप्टर शुरू हुआ है, चैप्टर 5, यायावर साम्राज्य। ठीक है। और आज शुरू करेंगे चंगेज खान का जीवन वृतांत, और बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए। और क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, और मेंस में भी क्वेश्चन, पीसीएस मेंस, आईएएस मेंस, इन सब में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चंगेज खान का जीवन वृतांत। चंगेज खान का जन्म 1162 में कब हुआ था? 1162, ठीक है, के आसपास करीब। ठीक है। मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनान नदी के निकट हुआ था। मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनान नदी के निकट हुआ था, और उसका प्रारंभिक नाम का था तेमुजिन। ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। प्रारंभिक नाम का था इसका, चंगेज खान का, तेमुजिन। ठीक है, ये जरूर नोट कर लें। उसके पिता का नाम एसुजेई था, जो कि कियात कबीले का मुखिया था, और यह एक परिवारों का समूह था और बोरजिगिद कुल से संबंधित था। किस कुल से संबंधित था? बोरजिगिद। उसके पिता की अल्पायु में ही हत्या कर दी गई थी, और उसकी माता ओलुन इके, माता का नाम क्या था? ओलुन इके, ने तेमुजिन और उसके सगे तथा सौतेले भाइयों का लालन पालन बड़ी कठिनाई से किया था। 1170 का दशक विपर्यायों से भरा हुआ था। तेमुजिन का अपहरण कर उसे दास बना लिया गया। यानी चंगेज खान जब छोटा था तो उसे अपहरण कर लिया गया उसका, और उसको दास बना दिया गया। और उसकी पत्नी बोरटे का भी विवाह के उपरांत अपहरण कर लिया गया। उसकी पत्नी का भी अपहरण कर लिया गया विवाह के उपरांत। और अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए इससे उसे क्या करनी पड़ी? लड़नी पड़ी अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए। विपत्ति के इन वर्षों में भी वह अनेक मित्र बनाने में कामयाब रहा। नव युवक बोगू रचु उसका प्रथम मित्र था। कौन था? बोगू रचु। और सदैव एक विश्वस्त साथी के रूप में उसके साथ रहा। उसका सगा भाई आंडा जम्मू का भी उसका एक और विश्वसनीय मित्र था, उसका जो सगा भाई था। तेमुजिन ने कैराइट लोगों के शासक व अपने पिता के वृद्ध सगे भाई तुगरिल उर्फ ओग खान के साथ पुराने रिश्तों की पुनर्स्थापना की। यद्यपि जम्मू का उसका पुराना मित्र था, बाद में वह उसका शत्रु बन गया। जो जम्मू का था उसका सगा भाई उसका एक मित्र था, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसका शत्रु बन गया। 1180 और 1190 के दशकों में तेमजिन ओंग खान का मित्र रहा है। उसने इस मित्रता का इस्तेमाल जम्मूका जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वियों को परास्त करने के लिए किया। और जम्मूका को पराजित करने के बाद तेमुजिन यानी चंगेज खां काफी आत्मविश्वास से आ गया, और वह अन्य कबीलों के विरुद्ध युद्ध के लिए निकल पड़ा। इनमें से उसके पिता के हत्यारे शक्तिशाली तातार, कैराइट और खुद ओंग खान के, जिसके विरुद्ध उसने 1203 में युद्ध छेड़ा। 1206 में शक्तिशाली जम्मूका और नेमन लोगों को निर्णायक रूप में पराजित करने के बाद तेमुजिन स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरा। स्टेपी जो क्षेत्र था, हमने पिछली वीडियो में भी बात करी थी। उसकी इस प्रतिष्ठा को मंगोल कबीले के सरदारों की एक सभा कुरीलताई में मान्यता मिली, और उसे चंगेज खान, समुद्री खान या सार्वभौम शासक की उपाधि दी गई। ठीक है। तो उसे कबीले की सरदार में एक सभा में क्या किया गया? उसको एक सभा में उसे चंगेज खान जिस नाम से हम उसे जानते हैं, ठीक है, चंगेज खान को समुद्री खान या सार्वभौम शासक की उपाधि के साथ मंगोलों का महानायक, ठीक है, मंगोलों का महानायक घोषित किया गया। महानायक। ठीक है। 1206 में कुर्तिलाई से मान्यता मिलने के बाद, जब उसे मान्यता मिल गई एक सभा में और उसे महानायक घोषित किया गया, तो उस मंगोल लोगों को एक सशक्त अनुशासित सैन्य शक्ति के रूप में पुनर्गठित कर लिया गया था, और जिससे उसके भविष्य में किए गए सैन्य अभियान की सफलता एक प्रकार से
तय हो गई और उसकी पहली मंशा चीन पर विजय प्राप्त करने की थी। पहली जो इच्छा थी, चीन पर विजय करने की इच्छा थी। ठीक है। उस समय 3 राज्यों में विभक्त था, जो कि वे थे उत्तर पश्चिमी प्रांत के तिब्बती मूल के सीसिया लोग, जरचेन लोगों के चीन राजवंश जो पेकिंग से उत्तरी चीन क्षेत्र का शासन चला रहे थे, सुंग राजवंश जिनके आधिपत्य में दक्षिणी चीन था। शुंग राजवंश जो था उसके ये थे दक्षिणी जो, ठीक है, दक्षिण भाग जो था, दक्षिण, ठीक है, जो दक्षिण भाग था उसमें सुंग राजवंश का आधिपत्य था। 1209 में सीसिया लोग परास्त हो गए। 1213 में चीन की महान दीवार पर का अतिक्रमण हो गया। उसके बाद 1215 में पेकिंग नगर को लूटा गया। ठीक है। चीन वंश के विरुद्ध 1234 तक लंबी लड़ाइयां चली। चंगेज खान अपने अभियानों की प्रगति से खूब संतुष्ट था और इसलिए उस क्षेत्र के सैनिक मामले अपने अधीनस्थों की देखरेख में छोड़कर 1216 में मंगोलिया स्थित अपनी मातृभूमि में फिर लौट आया। 1218 में कराखिता की पराजय के बाद जो चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित तिएन शान की पहाड़ियों को नियंत्रित करती थी, मंगोलों का साम्राज्य अमुदरिया, तुरान और ख्वारज्म राज्यों तक विस्तृत हो गया था, विस्तार हो चुका था, पहुंच चुका था। ठीक है। ख्वारज्म का सुल्तान मोहम्मद चंगेज खान के प्रचंड कोप का भाजक बना। ख्वारज्म का जो सुल्तान था, ठीक है, ये किसका कोप का यानी क्रोध का और भाजक बना। उसने मंगोल दूतों का वध कर दिया। ठीक है। जब उसने मंगोल थे जो दूत, उनका उसने वध कर दिया, हत्या कर दी। 1219 और 1221 ईस्वी तक के अभियानों में बड़े नगरों ओटार, बुखारा, समरकंद, बल्ख, गुरगंज, मर्व, निशापुर और हेरात ने मंगोल सेनाओं के सम्मुख समर्पण कर दिया। जिन नगरों ने प्रतिरोध किया उसका विध्वंस कर दिया गया, जो भी नगर प्रतिरोध में आए। निशापुर में घेरा डालने के दौरान एक मंगोल राजकुमार की हत्या कर दी गई। तो चंगेज खान ने आदेश दिया, मंगोल जब राजकुमार की हत्या कर दी गई तो उसने आदेश दिया नगर को इस तरह विध्वंस किया जाए कि संपूर्ण नगर में हल चलाया जा सके, यानी बिल्कुल सत्यानाश कर दिया जाए, तहस नहस कर दिया जाए कि वहां पे हल चलाया जा सके। इस तरीके का इसने आदेश दिया। अपने प्रतिशोध राजकुमार की जो हत्या के लिए को उग्र रूप देने के लिए ऐसा संहार किया जाए कि नगर की समस्त बिल्ली और कुत्तों को भी जीवित न रहने दिया जाए। इसने ऐसा कहा। मंगोल सेनाएं सुल्तान मोहम्मद का पीछा करते हुए अजरबैजान तक चली आई और क्रीमिया में रूसी सेनाओं को हराने के साथ साथ उन्होंने कैस्पियन सागर को भी घेर लिया। ठीक है। ये चीज जरूर नोट करें, ध्यान रखें कि उसने क्या आदेश दिया था कि नगर को, कभी कभी ये पूछ लेगा कि नगर को इस तरह से विध्वंस किया जाए कि संपूर्ण नगर में हल चलाया जा सके। अपने प्रतिशोध को उपलब्धि में उसने ऐसा संहार किया और नगर के समस्त बिल्ली और कुत्तों को भी जीवित न रहने दिया। किस कथन किसका, इस तरीके की चीजें इस तरीके से एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है। देखिए, और नेट के एग्जाम में खास करके और पीसीएस वगैरह, आईएएस वगैरह के एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। अब तो पीजीटी के एग्जाम में भी क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं। मंगोल सेनाएं सुल्तान मोहम्मद का पीछा करते अजरबैजान तक चली गई और क्रीमिया में रूसी सेनाओं को हराने के साथ साथ कैस्पियन सागर को घेर लिया। सेना की दूसरी, ठीक है, दूसरी टुकड़ी ने सुल्तान के पुत्र जलालुद्दीन का अफगानिस्तान और सिंध प्रदेश तक पीछा किया। टुकड़ी ने सुल्तान का जो पुत्र था जलालुद्दीन, उसका अफगानिस्तान और सिंध प्रदेश तक पीछा किया। हम थोड़ा से भी देखते चलते हैं मंगोलों द्वारा किए गए विनाश का आकलन। चंगेज खान के अभियानों के विषय में प्राप्त समस्त विवरण इस पर सहमत है कि जिन नगरों ने उनका प्रभुत्व स्वीकार नहीं किया, उन पर अधिकार जमाने के बाद वहां रहने वाले बहुत से लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया। इनकी संख्या बहुत चौंका देने वाली है। 1220 ईस्वी में निशापुर इस अधिपत्य करने में 17,47,हजार, जबकि 1222 ईस्वी में हिरासत पर अधिपत्य करने में 16 लाख और 1258 में बगदाद पर अधिपत्य करते समय 8 लाख लोगों का वध किया गया। छोटे नगरों में सापेक्षिक रूप से
कम नरसंहार हुआ। नासा में 17,000, बैहाग जिले में 70,000, और यहाँ नासा में भी 70,000 और बैहाग जिले में 70,000। कोहिस्तान प्रांत के तून नगर में 12,000 लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। मध्यकालीन इतिवृत्तिकार जो है मृतकों की संख्या का अनुमान कैसे लगाया? इल खानों ने, फारसी इतिवृत्तिकार जुबैनी ने बताया कि मर्व में 13 लाख लोगों का वध किया गया। ठीक है, 13 लाख लोगों का वध किया गया। उसने इस संख्या का अनुमान इस प्रकार लगाया कि 13 दिन तक 1,00,100 प्रतिदिन गिने जाते थे। ठीक है, 13 दिन तक, इस तरीके से इसने अनुमान लगाया। दो, जो उसकी दूसरी टुकड़ी थी उसने सुल्तान के पुत्र जलालुद्दीन अफगानिस्तान और का सिंध प्रदेश, अफगानिस्तान और सिंध प्रदेश तक पीछा किया। सिंधु नदी के तट पर इसने चंगेज खान ने भारत और असम प्रांत में मंगोलिया वापस लौटाने का विचार किया, परंतु असहाय गर्मी और प्राकृतिक आवास की जो कठिनाइयां थी, उसके शासन के द्वारा अशुभ संकेतों के अभ्यास में उसके विचारों को बदलने के लिए क्या किया? बाध्य कर दिया। ठीक है, अपने जीवन का अधिकांश भाग युद्धों में व्यतीत करने के बाद, ठीक है, अपने अधिकांश भाग युद्धों में व्यतीत करने के बाद 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हुई? 1227 में। ठीक है, और उसकी सैनिक उपलब्धियां विस्मित कर देने वाली थी। यह बहुत हद तक स्टेपी क्षेत्र की युद्ध शैली से के बहुत से आयामों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तन और सुधार करके उसको प्रभावशाली रणनीति में बदल पाने का परिणाम था। मंगोलों और तुर्कों के घुड़सवारी कौशल ने उसकी सेना को गति प्रदान की। घोड़े पर सवार होकर उसकी तीरंदाजी का कौशल अद्भुत था। जब वो घोड़े के सवार होकर तीरंदाजी करता था, जिसे उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जंगलों में पशुओं का आखेट करते समय प्राप्त किया था। यानी पशुओं का आखेट करते समय, मारते समय, तीर चलाते समय उसने इसमें प्राप्त किए थे। और उनके इस घुड़सवारी तीरंदाजी के अनुभव ने उनकी सैनिक गति को बहुत तेज कर दिया। स्टेपिच प्रदेश के घुड़सवार सदैव फुर्तीले और बड़ी तेज गति से यात्रा करते थे। अब उन्हें अपने आसपास के भूभागों और मौसम की जानकारी हो गई, जिसने उन्हें अकल्पनीय कार्य करने की क्षमता प्रदान कर दी। ठीक है, पहले उन्होंने धीरे धीरे किया, उसके बाद उन्हें जब जानकारी हो गई सब चीजों की, तो फिर जिसकी कल्पना नहीं की जैसे उस तरीके से उसने उसमें क्षमता प्राप्त की और कार्य किया। उन्होंने घोर शीत युद्ध में युद्ध अभियान प्रारंभ किए और उनके नगरों और शिविरों में प्रवेश करने के लिए बर्फ से जमी हुई नदियों का राजमार्गों की तरह भी उसने बर्फ से जमी हुई नदियों का भी प्रयोग किया। यायावर लोग अपनी परंपराओं के अनुसार प्राचीरों के आरक्षित शिविरों में बैठ पाने में सक्षम नहीं थे, पर चंगेज खान ने घेराबंदी यंत्र और नेफ्ता बमबारी के महत्व को शीघ्र जान लिया, और उसके जो इंजीनियर ने उसके शत्रुओं के विरुद्ध अभियानों में इस्तेमाल के लिए हल्के चल उपस्कर का निर्माण किया, जिसके युद्ध में घातक प्रभाव होते थे। ठीक है, और लगभग 1167 में तेमुजिन का जन्म हुआ। 1160 और 70 के दशक में दास्ता और संघर्ष के वर्ष उसके बीते। 1180 और 90 के दशक में संधि संबंधों का काल रहा। 1203 से 27 तक विस्तार और उसने विजय की, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। 1206 में तेमुजिन को चंगेज खान यानी मंगोलों का सार्वभौमिक शासक घोषित किया गया, और 1227 में इसकी चंगेज खान की मृत्यु हुई। 1227 से 41 चंगेज खान के पुत्र ओगोदेई का शासन काल हुआ। 1227 से 41 के बाद इसका पुत्र था ओगोदेई। ठीक है, ओगोदेई, इसका शासनकाल प्रारंभ हुआ। 3 महान खानों का 1227 से 60 3 महान खानों का शासन और मंगोल एकता की स्थापना हुई। ठीक है, चंगेज खान के जो उत्तराधिकारी। 1236 से 42 बाटू के अधीन रूस, हंगरी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया पर आक्रमण। बाटू चंगेज खान के सबसे बड़े पुत्र जोची का पुत्र था। तो बाटू जो था चंगेज खान का सबसे बड़ा पुत्र था जोची। ठीक है, जोची उसका पुत्र था ये बाटू। और 1246 से 49 ओगोदोई के पुत्र गयूब का काल रहा। 1251 से 60 मोके चंगेज खान के पौत्र तुलू के पुत्र का काल रहा।
1253 से 55 मौके के अधीन ईरान और चीन में पुनः आक्रमण, और उसके बाद बाटू के पुत्र 1557 से 67 बाटू के पुत्र बरके का राज्यकाल, सुनहरा गिरोह का गोल्डन हर्ड और का नेस्टोरियन ईसाई धर्म से इस्लाम धर्म की ओर पुनः प्रवृत्त होना। 1350 के दशक में उसका इस्लाम में निश्चयात्मक रूप से धर्मांतरण हो गया। इस्लाम में इल खान के विरुद्ध गोल्डन होर्ड और मिस्र देश की मैत्री का आरंभ हुआ 1257 से 67 के बीच। ठीक है, और ये आप देख भी सकते हैं, ये यावर साम्राज्य की एक तस्वीर यहाँ पे है और ये चंगेज खान की तस्वीर लग रही है जो है। ठीक है, 1258 में बगदाद पर अधिकार और अब्बासी खिलाफत का अंत। मौके के छोटे भाई तेलुगु के अधीन ईरान में इल खानी राज्य की स्थापना हुई। कौन से राज्य की स्थापना हुई? इल खानी। ठीक है, उसके बाद जोचिच और इल खान के मध्य संघर्ष का प्रारंभ हुआ। 1260 पेकिंग महान खान के रूप में कुबलई खान का राज्यारोहण, चंगेज खान के उत्तराधिकारियों में संघर्ष, मुगल राज अनेक स्वतंत्र भागों में अनेक वंशों में विभक्त, तोलई, चगताई और जोची ओगोदोई का वंश पराजित हो गया और तोलू युद्ध में मिल गए। तोलू युद्ध चीन का युवान वंश और ईरान का इल खानी राज्य, चगताई उत्तरी तुरान के स्टेपी क्षेत्र तुर्किस्तान में, रूसी स्टेपी क्षेत्र में जोचिस वंश थे, उन्हें पर्यवेक्षक गोल्डन होर्ड के नाम से वर्णन करते थे। गोल्डन होर्ड 1295 से 1304 ईरान में इल खानी शासक गजन खान का शासनकाल। उसके बौद्ध धर्म में इस्लाम में धर्मावतरण के बाद धीरे धीरे इल खानी सरदारों का भी धर्मांतरण होने लगा। चीन में ईवान राजवंश का अंत हुआ 1368 में। 1370 से 1405 की बात करें तो तैमूर का शासन बरलास तुर्क होते हुए उसके चगताई वंश के आधार पर अपने को चंगेज खान का वंशज बताया और उसने स्टेपी साम्राज्य की स्थापना की। टोलू राज्य, चगताई और जोची राज्यों के कुछ हिस्सों को छोड़कर सम्मिलित करते हुए उसने स्टेपी क्षेत्र में एक साम्राज्य का गठन किया। उसने अपने गुरेगेन शाही दामाद की उपाधि से विभूतित अपने आप को विभूषित किया। गुरेगेन किस नाम से? गुरेगेन। ठीक है, और शाही दामाद चंगेज खान के कुल की एक राजकुमारी से विवाह किया। उसके बाद 1495 से 1530 जहीरुद्दीन बाबर, जो कि तैमूर और चंगेज खान का वंशज था, फरगना और समरकंद के तैमूरी क्षेत्र का उत्तराधिकारी बना। वहां से खदेड़ा गया, काबुल पर कब्जा किया और 1526 में दिल्ली और आगरा पर अधिकार जमाया। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। 1500 जोची के कनिष्ठ पुत्र सिवान का वंशज सैबानी खान द्वारा तुरान पर अधिपत्य। तुरान में सैबानी सत्ता, सैबानियों को उज्बेक भी कहा जाता था, जिनके नाम से ही वर्तमान उज्बेकिस्तान का नाम पड़ा, जो सुदृढ़ किया और इस क्षेत्र में बाबर और तैमूर के वंशजों को खदेड़ दिया। ठीक है, जोची हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले। जोची के कनिष्ठ सिवान का वंशज सयानी खान द्वारा तुरान पर अधिपत। तुरान में सैबानी सत्ता, सैबानी उज्बेकी कहा जाता था, जिसके नाम से वर्तमान में क्या पड़ा? उज्बेकिस्तान। ठीक है, याद रखें। और सुदृढ़ किया और इस क्षेत्र में बाबर और तैमूर के वंशजों को इसमें खदेड़ दिया गया। 1759 में चीन के मंचुओं ने मंगोलिया पर विजय प्राप्त की और मंगोलिया गणराज्य बना 1921 ईस्वी में। ठीक है, और चंगेज खान के उपरांत मंगोल, उसके चंगेज खान की मृत्यु के पश्चात मंगोल साम्राज्य को दो चरणों में विभाजित किया जाता है। पहला चरण 1236 से 1242 तक, जिसके दौरान रूस के स्टेपी क्षेत्र, बुल्गार, कीव, पोलैंड तथा हंगरी में भारी सफलता प्राप्त की। दूसरा चरण शुरू होता है 1255 से 1317, जिसमें समस्त चीन, सन 1279 ईरान, इराक और सीरिया पर विजय प्राप्त की। इन अभियानों के पश्चात साम्राज्य की परिसीमाओं में क्या हुआ? स्थिरता आई।
सन 1203 के बाद दशकों में मंगोल सेनाओं को बहुत कम तरह का सामना करना पड़ा, परंतु ध्यान देने योग्य बात है कि 1260 के दशक के बाद पश्चिम के सैन्य अभियानों के शुरुआती आवेग का जारी रखना संभव नहीं हो पाया। यद्यपि वियना और उसके परे पश्चिमी यूरोप एवं मिस्र मंगोल सेनाओं के अधिकार में ही रही, तथापि उनके हंगरी के स्टेपी क्षेत्र से पीछे हट जाने का और मिस्र की सेनाओं द्वारा पराजित होने से नवीन राजनीतिक प्रवृत्तियों के उदय होने के संकेत थे। इस प्रवृत्ति के दो पहलू थे। पहला, मंगोल परिवार में उत्तराधिकार को लेकर आंतरिक राजनीति थी। जब प्रथम दो पीढ़ियां जोची और ओगोदोई के उत्तराधिकारी महान खान के राज्य पर नियंत्रण करने के लिए एकजुट हो गए, अब उनके लिए यूरोप में अभियान करने की अपेक्षा अपने इन हितों की रक्षा करना क्या हुआ अधिक महत्वपूर्ण हो गया। दूसरी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब चंगेज खान के वंश की तोलियास शाखा के उत्तराधिकारी ने जोची और ओगोदेई वंशों को क्या किया, कमजोर कर दिया। मोंके, जो चंगेज खान के सबसे छोटे पुत्र तोलुई का वंशज था, मोंके उसके राज्याभिषेक के बाद 1250 ईस्वी के दशक में ईरान में शक्तिशाली अभियान किए गए, परंतु 1260 के दशक में तोलुई वंशजों ने चीन में अपने हितों की वृद्धि करी और उसी समय सैनिकों और रसद सामग्रियों को मंगोल साम्राज्य के मुख्य भागों की ओर क्या किया गया, भेज दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप मिस्र की सेना का सामना करने के लिए मंगोलों ने एक छोटी अपर्याप्त सेना भेजी थी। मंगोलों की पराजय और तोलुई परिवार की चीन के प्रति निरंतर बढ़ती हुई रुचि से उनका पश्चिम की ओर विस्तार रुक गया। ठीक है, मंगोलों की पराजय और तोलुई जो परिवार था उसकी चीन के प्रति जो निरंतरता थी, बढ़ती हुई रुचि थी, और इसी दौरान रूस और चीन की सीमा पर जोची और तोलुई वंशजों के अंदरूनी झगड़ों ने जोची वंशों का ध्यान उसके संभावित यूरोपीय अभियानों से हटा दिया। पश्चिम में मंगोलों का विस्तार रुक जाने से चीन में उनके अभियान शिथिल नहीं हुए, क्योंकि पश्चिम में उनके अभियान शिथिल हो चुके थे। वस्तुतः उन्होंने चीन को एकीकृत किया और ये विरोधाभास है कि सबसे बड़ी सफलताओं को प्राप्त करने के समय ही शासक परिवार के सदस्यों के मध्य आंतरिक विक्षोभ दिखाई देने लगा। यानी उन्होंने वैसे तो एक ही चीन को का एकीकरण किया, लेकिन उनके जो शासक परिवार था उसमें आपस में विक्षोभ दिखाई देने लगे। और इस अध्याय के अगले अनुभाग में उन कारकों की चर्चा की जाएगी, क्या कारण थे जिनके चलते क्या हुआ कि मंगोलों को महान राजनीतिक सफलताएं प्राप्त हुई, परंतु उन्हीं की वजहों से उनकी प्रगति में बाधाएं भी आई। तो सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक संगठन नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, और आशा करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें नई वीडियो की नोटिफिकेशन में, जिससे आपको मिलती रहे। सभी की तैयारी में के लिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण, ये चीज ध्यान रखें। और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।